माहौल जो बहुत शानदार, आई होप जिंदगी मस्त रही सरकार, आई होप सर पढ़ाई मस्त रही। क्या लिखा है सर, कर हर मैदान फतेह, और आपकी इस मैदान को फतेह कराने के लिए हम आपके साथ हैं माहौल के साथ। सरकार शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, पेमेंट ऑफ टैक्स। सर छोटा सा चैप्टर है सर, चैप्टर नंबर 11 सर, सेक्शन नंबर 49 और 50 दो सेक्शन दे रखे इस चैप्टर के अंदर। सर सेक्शन नंबर 49 इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। सर 3 लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ये सारे आपके जीएसटी पोर्टल पे आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बात कर लेते हैं सर हम। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ई वॉलेट फॉर यू। क्लियर, यहाँ पे आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जब रिटर्न फाइल करते हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से लायबिलिटी ऑफसेट होती है। या फिर अगर आपके पास आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो जितना क्रेडिट आप यूज कर सकते हो उतना यूज करिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी फंड आपके पास होना चाहिए। क्लियर, और उससे लायबिलिटी ऑफसेट करके रिटर्न, फिर लायबिलिटी आपकी पे होती है, फिर रिटर्न सबमिट होता है बेटा। क्लियर, तो अब आपको अमाउंट अगर डिपॉजिट करना है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया है, ये आपका एक तरह से ई वॉलेट है। तो सर मोड ऑफ डिपॉजिट क्या क्या होगा सर, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, नो विदाउट एनी लिमिट, भले आईएमपीएस करिए, यूपीआई करिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करिए या इंटरनेट बैंकिंग से करे। ऑफलाइन पेमेंट करना है तो एनईएफटी आरटीजीएस के लिए के थ्रू पे कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। और ओवर द काउंटर अगर आपको पे करना है तो यहाँ पे लिमिट दे रखी है, टू डीमोटिवेट द ओवर द काउंटर पेमेंट मैक्सिमम 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही अलाउड है। क्लियर सर, अब ये मोड ऑफ डिपॉजिट आपको बताया कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट जमा करा सकते हो। अब सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, अगर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आपको एक चालान फिल करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक चालान होता है बेटा, यहाँ पे कोई मैनुअल या फिजिकल चालान आपको फिल करने की जरूरत नहीं। सिंगल चालान होता है जिसके अंदर सारे हेड वाइज माइनर हेड वाइज आपको कॉलम दे रहे होते हैं। आप रेस्पेक्टिव हेड वाइज माइनर हेड वाइज अमाउंट फिल करेंगे और चालान जनरेट करेंगे। और चालान जो आपने जनरेट किया है वो वैलिड रहता है कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। सिंगल चालान होता है बेटा, अलग अलग चालान नहीं होते हैं। क्लियर, अब आप जब अमाउंट जमा कराएंगे वहां कोई भी मोड ऑफ वन ऑफ द मोड ऑफ डिपॉजिट जो हमने पढ़ा वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे तक ले जाएगा एंड अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा बेटा। क्लियर, एंड जो आप अमाउंट जमा करा रहे हो वो टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है। दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर व्हिच इज नॉट अ पेमेंट ऑफ टैक्स। ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर अमाउंट जमा किया हुआ है आपने ऑलरेडी, पर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, मतलब टैक्स लेट पे किया आपने, मानेंगे बेटा, और इंटरेस्ट लगता है अकॉर्डिंगली बेटा, भले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ाओ। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर बैलेंस पड़ा इट मींस वो आपके ही ई वॉलेट में बैलेंस है, यू हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके सरकार, अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सर हेड वाइज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये हेड होते हैं मेजर हेड। इसके माइनर हेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर सम पेबल। क्लियर, ये सब हेड वाइज आपको माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट पे जमा कराना पड़ेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, सॉरी, रेस्पेक्टिव मेजर हेड के रेस्पेक्टिव माइनर हेड में जो अमाउंट डिपॉजिट किया आपने वो उसी मेजर हेड के उसी माइनर हेड के लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एनी अदर मेजर हेड, या सेम मेजर हेड के अदर माइनर हेड की लायबिलिटी को पे करने के लिए भी दूसरे माइनर हेड का कैश लेजर का बैलेंस काम नहीं आता है। बट यस यू कैन ट्रांसफर द फंड्स बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड्स इज परमिसिबल। मतलब आप किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में अगर कोई बैलेंस पड़ा है, क्लियर, तो आप किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में पहले फंड ट्रांसफर कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और फंड ट्रांसफर करके उस रेस्पेक्टिव मेजर हेड के माइनर हेड में वो फंड अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको उस रेस्पेक्टिव लायबिलिटी को पे करने में काम ले सकते हो। पर जैसे आईटीसी होता है बेटा कि सीजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के लिए काम ले लिया, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट सीजीएसटी का टैक्स के मेजर हेड में, सीजीएसटी की टैक्स के माइनर हेड में अगर फंड अवेलेबल है तो सीजीएसटी का सर इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करने के लिए भी वो फंड काम नहीं आता अनलेस यू ट्रांसफर द फंड्स। या सीजीएसटी के टैक्स में के माइनर हेड में अगर फंड पड़ा है तो आईजीएसटी के टैक्स के माइनर हेड में आप फंड ट्रांसफर करके उसको यूज कर सकते हो, बट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बच्चे। क्लियर, इनफैक्ट नाउ इट इज बीन अलाउड कि सर आप आईजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो बेटा, मतलब फंड ट्रांसफर इज परमिटेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस ऑल्सो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर जो पर्सन फंड ट्रांसफर कर रहा है अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, उसकी खुद की सर लायबिलिटी ड्यूज नहीं होनी चाहिए, खुद की लायबिलिटी पेंडिंग है और सर दूसरों का हेल्प कर रहा है, वैसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, डन। तो किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपको फंड ट्रांसफर करना तो आईजीएसटी और सीजीएसटी के किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो। और अगर आपने फंड ट्रांसफर किया है, जैसे सीजीएसटी से एसजीएसटी में फंड ट्रांसफर किया, आपने फंड ट्रांसफर कर रहे हो, आईटीसी यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फंड अपने अकाउंट से निकाल के रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के फंड अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगी, और वाइस वर्सा इस तरह के सेक्शन दे रखे बेटा। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेटा, ये हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी, इसके बारे में बात हम ऑलरेडी बहुत सारा कर चुके हैं आईटीसी पढ़ते वक्त, पर हाँ रिपीट कर देता हूं बेटा। सर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सर सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी आपको पूरा कंज्यूम करना पड़ता है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सीजीएसटी का
आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। ये सीक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी है सर। ध्यान रखना बेटा, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सी का आईटीसी काम आएगा और उसके बाद एस का आईटीसी काम आएगा। क्लियर, सी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, क्योंकि पहले आईजीएसटी को कंज्यूम करना पड़ता है, फिर सी का आईटीसी काम आएगा। एसजीएसटी की लाइबिलिटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का आईटीसी आप काम ले सकते हो, पर सी और एस आपस में काम नहीं आते हैं। क्लियर। अच्छा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हम ऑलरेडी बात कर चुके बेटा। सर आईजीएसटी आईटीसी पहले काम आएगा किसके लिए? आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने में इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन आप काम ले सकते हो, पर पहले आईजीएसटी का आईटीसी को पूरा कंज्यूम करना है, उसके बाद ही सी और एस का आईटीसी काम आएगा। अब सी का आईटीसी है, पहले सी की लाइबिलिटी के लिए काम आएगा, फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए काम आएगा। एस का आईटीसी तो पहले एस की लाइबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर सी और एस आपस में काम नहीं आते हैं। और यूटीजीएसटी सेम पॉइंट सर, यूटीजीएसटी की आईटीसी आपके पास है तो यूनियन टेरिटरी की लाइबिलिटी जो आपकी है यूटीजीएसटी की, उसको पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने में काम आएगा। क्लियर, डन। सरकार भारत माता की जय। अब सर ध्यान देना बेटा, सर सेक्शन नंबर रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A बोलता है क्या, अगर आपने कभी भी रिफंड का अमाउंट क्लेम किया है तो सर वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स रॉन्गली पेड और पेड इन एक्सेस फॉर विच डेबिट हैज बीन मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बेटा अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने मान लो एक्सेस टैक्स पे कर दिया था, तो सर मान लो 10 लाख आपने 14 लाख आपने टैक्स पे किया, 10 लाख थ्रू क्रेडिट और 4 लाख थ्रू कैश। अब आपको मान लो पता पड़ा कि 14 लाख का जो टैक्स पे किया वो गलत पे किया, तो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, रिफंड सेक्शन हो गया, तो उसमें 4 लाख तो आपको कैश मिलेगा और 10 लाख रुपए सिंस आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे किए थे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट रिक्रेडिट कर दी जाएगी। क्लियर। रूल नंबर 86 सब रूल 4B क्या बोलता है बेटा, अगर मान लो कभी आपको एरोनियस रिफंड मिल गया था बेटा, सर आपको एरोनियस रिफंड मिल गया बेटा। क्लियर। अब जो रिफंड दिया था आपको वो मान लो 5 लाख का रिफंड दिया था, उसमें से 3 लाख रुपए क्या था क्रेडिट लेजर के थ्रू आईटीसी का रिफंड दिया और 2 लाख रुपए का कैश में जो पे किया था उसका रिफंड दिया आपको, और मान लो बाद में पता पड़ेगा क्या कि आपने जो रिफंड लिया था वो गलत रिफंड लिया था, तो ये अमाउंट आप वापस से गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब गवर्नमेंट जो आप पे करेंगे 5 लाख का, सर 2 लाख तो आपके सर आपने पे किया और 3 लाख रुपए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से डाल दिया जाएंगे बच्चा। क्लियर, डन। सर अब आइए सर्कुलर रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। सर सबसे पहली बात हमने ऑलरेडी बात कर ली क्या, क्रेडिट लेजर आईटीसी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी, पेनल्टीज, अदर सम पेएबल। इसके लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आता, यू कैन नॉट यूटिलाइज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेटा। क्लियर। सेकंड बात सर, अगर मान लो कभी आपको एरोनियस रिफंड मिला है तो एरोनियस रिफंड को आपको गवर्नमेंट को अगर पे करना है दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। सर थर्ड बात, सर आपकी अगर कभी भी ध्यान देना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर बैलेंस पड़ा है या आपकी लायबिलिटी किसकी, सर इंटरेस्ट की, लेट पेमेंट फी की, लेट फाइलिंग फी की बेटा, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी, पेनल्टी एटसेट्रा की अगर लायबिलिटी है तो दैट कैन बी पेड ओनली एंड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी आती है एज अ रेसिपिएंट तो दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, उसको पे करने के लिए आप कभी भी क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। एक और बात सर, आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है, टैक्स की लायबिलिटी पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, भले वो सेल्फ असेस्ड टैक्स हो या अगर कोई भी प्रोसीडिंग के थ्रू आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है तो वो टैक्स लायबिलिटी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बेटा उसको पे करने के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी यूज कर सकते हो, पर पेनल्टी वगैरह के लिए आपको हमेशा कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर, डन। अब बताइए क्या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बेटा, ये लायबिलिटी दिखाएगा आपकी सी की लायबिलिटी कितनी है, एस की लायबिलिटी कितनी है, आई की लायबिलिटी कितनी है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर सम पेएबल। क्लियर। अब ये जो लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना है इसका ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी कितना है बेटा, सबसे पहला सर प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर कोई टैक्स एंड अदर सम पेएबल है तो वो पे करना पड़ेगा आपका। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज पेएबल आपको सर डिस्चार्ज करना पड़ेगा लायबिलिटी, और उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बची है 73, 74 की तो वो पे होगी बेटा। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपको पे करना है तो सर टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, सब कुछ आप पे कर सकते हो, पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू जो लायबिलिटी पे कर सकते हो ओनली टैक्स का ही लायबिलिटी आप पे कर सकते हो, वो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई पे बेटा। इनवर्ड सप्लाई पे अगर लायबिलिटी है एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। क्लियर सर। फिर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर लायबिलिटी में तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ होता है बेटा, वो लायबिलिटी पे करने के लिए आप कैश लेजर और कैश लेजर तो सारी लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो और क्रेडिट लेजर केवल टैक्स के लिए यूज कर सकते हो, बात कर चुके बेटा। आइए सेक्शन 50, बड़ा ही सुंदर सेक्शन, वेरी गुड सेक्शन, बहुत काम का सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 50 दो केस में इंटरेस्ट की बात आएगी। सर अगर आपने टैक्स का पेमेंट लेट किया गवर्नमेंट को, क्लियर, तो इंटरेस्ट की बात आएगी। सेकंड बात, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके उसको यूटिलाइज कर लिया, मतलब गवर्नमेंट का फंड ब्लॉक हो गया, वहां पे भी इंटरेस्ट की बात आएगी। दिल थाम के सुनिएगा, मैं पहले बात कर रहा हूं क्या,
फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स इन पार्ट और इन फुल विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, फिर आईटीसी रॉन्ग यूटिलाइजेशन वाली बात करता हूं मैं आपसे बेटा। सबसे पहली बात, अगर आपने टैक्स लायबिलिटी लेट पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। सर अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? सर दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर annum है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17। जब से जीएसटी है तब से 18 ही है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? सर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के लिए सर लोग पहले मिस इंटरप्रिटेशन करते थे 24% पर annum का, पर वहां पे भी 18 ही था एक्चुअली, और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके भी 18% कर दिया। ठीक है सर, अभी मैं बात करूं क्या, अगर आप टैक्स पे करने में लेट हो गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 18%। 18% कब से? सर उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी बेटा। क्लियर? वो आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होता है बेटा, उसके नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 18% पर annum एज पर नंबर ऑफ डेज। क्लियर? ठीक है, अब किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर मान लो जनवरी महीने का रिटर्न आपने फाइल किया कब? जुलाई महीने में जाके बेटा। अब जनवरी की लायबिलिटी थी मान लो 14 लाख रुपए की, 10 लाख का आईटीसी था, 4 लाख रुपए नेट टैक्स पे करना था कैश के थ्रू बेटा आपको। क्लियर? अब आपके पास 10 लाख का क्रेडिट अवेलेबल था। जब आपने जुलाई में जाकर रिटर्न फाइल किया तब जनवरी महीने का आपके पास 10 लाख का क्रेडिट था, 10 लाख का क्रेडिट यूज किया, बैलेंस 4 लाख आपने पे किया। अब क्वेश्चन आता है क्या, सर जनवरी महीने का रिटर्न जुलाई में जाके फाइल किया आपने, 10 लाख का क्रेडिट था और 4 लाख का कैश लेजर के थ्रू पे किया, इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा? केवल 4 लाख पे लगेगा, नेट टैक्स पेबल इन कैश। क्लियर? उसी पे इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख का। क्लियर? अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो। पर सेकंड केस, मान लो जनवरी महीने का लायबिलिटी था, जनवरी महीने का आपने रिटर्न भी फाइल कर दिया, टैक्स वगैरह जो था वो पे कर दिया, पर 2 ट्रांजेक्शन ऐसे थे, या मान लो एक ट्रांजेक्शन ऐसा था, एक बिल ऐसा था जो आपका सर जनवरी महीने से स्किप हो गया, और वो जाके आपने सर अगस्त महीने में जब रिटर्न फाइल कर रहे थे, अगस्त मंथ का जब रिटर्न फाइल कर रहे थे, तब जाके आपने वो बिल उसमें पंच करके उस लायबिलिटी को उस टाइम पे किया। अब सर ऐसे केस में जनवरी महीने का रिटर्न आप फाइल कर चुके थे, पर जनवरी महीने का वो लायबिलिटी जो था, जनवरी महीने का जो एक बिल था, वो आपने अगस्त मंथ में जाके सर डिक्लेयर किया और वहां जाके आपने टैक्स पे किया। तो ऐसे केस में अब मान लो उस बिल पे लायबिलिटी 14 लाख की, आपके पास जनवरी महीने में एक्स्ट्रा क्रेडिट 10 लाख का था। क्लियर? और उस 10 लाख को आपने यूज करके नेट 4 लाख ही पे किया अगस्त महीने की लायबिलिटी के साथ में, पर फिर भी इस पर्टिकुलर केस में पूरे 14 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने पे? पूरे 14 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। क्लियर? रिटर्न फाइल करने में लेट हुए हो तो ऐसे केस में नेट टैक्स पेबल इन कैश पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया पर वो टैक्स की लायबिलिटी किसी और महीने में जाकर डिक्लेयर करी बाद में, तो उस केस में आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पेबल जो होती है उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेकंड थिंग, अगर सेक्शन नंबर 73 या 74 का कभी डिमांड आता है और उस सेक्शन नंबर 73 74 की प्रोसीडिंग की वजह से अगर आप टैक्स पे करते हो तो अगेन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पे नहीं बचा। हाँ है ना? दीज आर दी 2 एक्सेप्शन जिसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं, बड़ा ही सुंदर पॉइंट था। क्लियर? अब बात कर रहा हूं मैं आपसे किसकी? यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी बेटा। ध्यान देना बेटा, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, दिल थाम के सुनेगा बेटा, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया पर यूज करने से पहले ही रिवर्स कर दिया तो गवर्नमेंट का फंड तो कोई ब्लॉक हुआ नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट। पर अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके उसको यूज कर लिया, अब यूज कर रहे हो आप अगर, तो गवर्नमेंट का फंड ब्लॉक हो गया है, ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा? जितना आपने आईटीसी यूज किया उस पे करना पड़ेगा बेटा। अब सर आईटीसी यूज हुआ है कैसे पता करेंगे सर? अगर मान लो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी 10 लाख रुपए का और आपका सही आईटीसी अवेल था 50 लाख का, टोटल था कितना? 60 लाख का बैलेंस। अब मान लो जनवरी महीने में आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया था 10 लाख का बेटा, अब जुलाई महीने में जाके पता पड़ा क्या कि मैंने तो जनवरी महीने में 10 लाख का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया था, तो सर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? पहला बात आता है ये, क्या आपने उसको यूटिलाइज किया? अब यूटिलाइज किया कि नहीं किया कैसे पता पड़ेगा? जुलाई महीने तक जब आपने वो 10 लाख का क्रेडिट रिवर्स किया या गवर्नमेंट को पे किया, तब तक अगर आपके आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख या उससे कम नहीं हुआ, सॉरी 10 लाख से कम नहीं हुआ, मतलब ये समझना आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज नहीं किया, मतलब सबसे लास्ट में यूज करते हैं रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को बेटा। क्लियर? सर ये माना जाएगा, ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर अगर आपका जुलाई महीने तक किसी भी एक महीने में अगर आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से कम चला गया था, तो जितना बैलेंस कम गया था मान लो आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 8 लाख रुपए हो गया था, 8 लाख रुपए, मतलब 2 लाख का आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया। कौन से महीने में किया था? मान लो आपका ये बैलेंस हुआ था मार्च महीने में, तो ये मानेंगे मार्च महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त आपने वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया, तो सर अब 2 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब से? मार्च महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, मतलब 20 अप्रैल या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जिस महीने में आपने आईटीसी यूज किया। क्लियर? विच एवर इज अर्लियर, वहां से लेकर आप जब वो आईटीसी का अमाउंट 2 लाख का गवर्नमेंट को पे करेंगे, सर तब तक का इंटरेस्ट 18% पर annum आपको पे करना पड़ेगा। मान लो सब्सिक्वेंट मंथ में जाके आईटीसी अकाउंट का बैलेंस वापस बढ़ गया, कोई मतलब नहीं, मार्च महीने से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो सब्सिक्वेंट मंथ में आईटीसी अकाउंट का बैलेंस, अप्रैल महीने में मान लो आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 3 लाख रह गया, तो मान लेंगे रिमेनिंग 5 लाख
देखो 10 लाख में से 2 लाख तो ऑलरेडी आपने रॉन्गली यूज कर लिया बेटा, क्लियर। अब सर बैलेंस 8 लाख हो गया था, अप्रैल महीने में बैलेंस कितना हो गया 3 लाख बेटा, मतलब 5 लाख रुपए आपने और यूज कर लिया है। 5 लाख पे अप्रैल महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, वहां से आपका 5 लाख पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 18% पर annum, जब तक आप पे नहीं करते हो बेटा। और मान लो रिमेनिंग बैलेंस जो था आपका 3 लाख का, वो आपने यूज किया ही नहीं था बेटा, कभी भी आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 3 लाख से कम हुआ ही नहीं, तो मानेंगे 3 लाख आपने यूज किया ही नहीं, 3 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। भारत माता की जय सर, शानदार तरीके से आई होप आपको समझ में आया बेटा। इसी के साथ सेक्शन 50 भी खत्म होता है। अब सर बहुत ही शानदार पॉइंट था, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है सर, पूरी शिद्दत के साथ मैंने आपको पढ़ाया, रिवाइज कराया, आई होप मजा आया होगा सर। आई होप दिस रिवीजन लेक्चर्स आर यूजफुल फॉर यू ऑल गाइस। सर सारे स्टूडेंट्स जो भी सीए में कर रहे हैं उन सब तक ये लेक्चर्स पहुंचा दो, क्योंकि दीज लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द एग्जाम्स, बिफोर द एग्जाम्स, ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो। एंड सर हर वो स्टूडेंट जो इन प्रोफेशनल एग्जाम्स को कॉम्पीट कर रहा है उनके लिए ये रिवीजन लेक्चर्स सर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, ये उनके लिए यूजफुल रहेंगे। आई होप मजा आ रहा होगा। कर हर मैदान फतेह ये हर उस बच्चे के मोबाइल फोन में पहुंच जाना चाहिए जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं या जिन लोगों को ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। सर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल बना रहे आपके एंड पे, कॉन्फिडेंस बना रहे आपके एंड पे। और सर आपका वक्त आ गया, लगा दो अपना पूरा दम माहौल के साथ। ऑल द बेस्ट। एंड सर कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं कि सर आपको ये लेक्चर कैसा लगा। माहौल जबरदस्त, शानदार, बाय बाय।